के हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मामला है। खरोरा तहसील यानी कि तिल्दा क्षेत्र का ये मामला, जहां पे एक संयंत्र स्थापना को लेकर के यानी कि संयंत्र के उस क्षेत्र में निर्माण को लेकर के एक जन सुनवाई रखी गई थी और इस जन सुनवाई में आसपास के लगभग दर्जन भर गांवों से आए ग्रामीणों ने खासतौर पर इस कंपनी का विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्या कारण था, ये आज हम समझेंगे और इसी खास विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्थानीय संभागीय ब्यूरो नीलेश गोयल जी। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। वहीं इस पूरे विषय पे हमारे साथ आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है हमारे साथ आलोक शुक्ला जी। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत में चर्चा की नीलेश जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आपने उस स्थानीय स्तर पर पूरे प्रकरण को देखा है, पूरे मामले को समझा है, और क्या मामला है, आखिर ग्रामीणों को विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये गौरी गणेश स्पंज आयरन प्रणाली लिमिटेड द्वारा जन सुनवाई के कार्यक्रम का आयोजन किया जी जी। वहाँ पर सबसे पहले तो जन सुनवाई की किसी प्रकार की ग्रामीणों को जानकारी ही नहीं थी, जो कि प्रभावित ग्राम है। उनसे लगे हुए 3-4 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर में प्रस्तावित 3 गाँव के बीच में यह फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जहाँ के ना तो जनप्रतिनिधियों को मालूम था, ना ही वहाँ के ग्राम वासियों को मालूम था। गुपचुप तरीके से ये जन सुनवाई के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और भारी मात्रा में इसमें पुलिस बल लगाया गया था कि किसी प्रकार की कोई हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की अशांति व्यवस्था ना रहे। ग्रामीणों के विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वहाँ ग्राम मढ़ी में हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित है। आखिर में वहाँ के बच्चों का क्या होगा, और दूसरा लोगों में यह चिंता बनी हुई है कि इससे पर्यावरण का प्रदूषण किस हद तक जाएगा, जिससे धूल धुएं और डस्ट से और उनकी कल कारखानों के चलने की आवाज से वहाँ का जीवन दूभर हो जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए वहाँ के ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि जन सुनवाई में कोई भी चीज स्पष्ट रूप से प्रशासन द्वारा वहाँ पर नहीं बताई गई, वहाँ पर किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, इनके द्वारा किसी प्रकार की ग्रामीणों को जानकारी नहीं दी गई, जबकि पर्यावरण के जब भी यदि अगर कभी भी जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है तो गांव में मुनादी कोटवार के माध्यम से कराई जाती है। आसपास के ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी जाती है। ये पहली बात है। दूसरी चीज कि कल कारखाने को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होगी, जो कि स्पंज आयरन प्लांट है, उसको चलाने के लिए जल के पानी की आवश्यकता होगी, और इस पानी की पूर्ति के लिए इनके द्वारा एक बहुत पुराना टैंक है, पंटरावन टैंक, जिससे कि वहाँ के 40 से 50 गांव के पानी की गिरफ्तारी होती है। द्विफसली क्षेत्र है, ग्राम फसलें होती हैं, वो गांव किस कदर प्रभावित होंगे अगर इसका पानी अगर स्पंज आयरन प्लांट को दे दिया जाए। और एक जलसो जलाशय है जिससे भी इसे पानी देने की कवायद की जा रही है और इसमें कहा गया है। तो और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस कंपनी का इसके पूर्व 2 बार जो भी चयन स्थल किया गया था वह किसी कारणों से निरस्त हुआ है। तीसरी बार इसने इस जगह को चयनित किया और इसमें पर्यावरण की जो सुनवाई की गई उसमें लोगों को गुमराह किया गया है। सही जानकारियां किसी प्रकार से प्रदान ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं की गई है। इसलिए मरही, जलसो, नकटी व आसपास के जो 10-12 गांव जो इससे प्रभावित होंगे, जो इसके पर्यावरण से प्रभावित होंगे, वे पूरी तरह वहां के ग्रामीण इसके विरोध में एक स्वर में सामने आ गए हैं। बिल्कुल, तो सीधे एक स्वर पे तमाम जो ग्रामीण हैं, आसपास क्षेत्र के ग्रामवासी, वो जन सुनवाई में पहुंचे हुए थे और एक बड़ा हंगामा उस क्षेत्र में देखने को हमें मिला। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे भी हम समझते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रह सकती है ग्रामीणों के समक्ष कि संयंत्र स्थापित हो रहा है, उसका विरोध, विकास के लिए हम जरूर बात करते हैं, विकास के दावे यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन विरोध आखिर क्यों ग्रामीणों का उस क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि विकास से किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जब विकास के साथ विनाश साथ में आता है उसका लोग विरोध करते हैं। दरअसल ये जो फैक्ट्री है ये स्पंज आयरन फैक्ट्री है। स्पंज आयरन के साथ पावर जनरेशन और बाकी इसमें उत्पाद होंगे। हमने देखा है पिछले 2 दशकों में छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े पैमाने पर स्पंज आयरन इंडस्ट्रीज लगी हैं, चाहे सिलतला औद्योगिक क्षेत्र हो, रायगढ़ हो, तमाम इलाकों में। और जो स्पंज आयरन फैक्ट्री है ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लाल सूची में शामिल है, जिसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषणकारी फैक्ट्री है। और आप देखेंगे कि जहां जहां स्पंज आयरन उद्योग लगे हैं उनके आसपास एक प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या रही है। जो वायु प्रदूषण का सवाल है, जो कार्बन डस्ट से लेके तमाम गैसेज हैं, और वो जल स्रोतों पर भी उसके बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हैं। सिलतला के आसपास आप देखेंगे कि जो खेती की उपज है वो लगातार उसमें गिरावट आई है, जमीन
बंजर होने की कगार पर है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार लोग झेल रहे हैं और ये जो अनुभव है, इन अनुभवों के आधार पे अब लोग नहीं चाहते कि उनके गांव में स्पंजालन की इकाई स्थापित हो। मड़ी में भी जो परियोजना स्थापित होने वाली थी, कारण यही था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो स्थल के चयन, जो अभी बात की गई कि स्थल का चयन कैसा होना चाहिए, आप देखेंगे कि जो परियोजना का अध्ययन क्षेत्र है, 10 किलोमीटर की परिधि का अध्ययन क्षेत्र में खुद कंपनी ने अपने दस्तावेज में कहा है कि 10 किलोमीटर परिधि में 70% जमीन खेती की है और उसमें भी 58% जमीन 2 फसलीय जमीन है। इसका साफ मतलब है कि जहां उद्योग स्थापित हो रहा है उसके आसपास 2 फसलीय जमीन खेती हो रही है। ऐसी जगह आप एक प्रदूषणकारी उद्योग को लगाएंगे तो खेती पर उसके निश्चित दुष्प्रभाव होंगे। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि जो खरोला का जो पूरा इलाका है, खरोला से लेके तिल्दा, जिस जगह ये प्लांट लग रहा है, ये यहाँ पे भूमिगत जल का बड़ा संकट है। भूमिगत जल बहुत नीचे है और इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पे जलाशयों का निर्माण किया गया, कोई 100 साल पुराना, कोई 50 साल पुराने, और छोटे छोटे जलाशय, स्मॉल स्केल के जो जलाशय हैं या मीडियम जैसे कि बंगोली टैंक है, ये जलाशयों से गांव में निस्तार का पानी और खेती का पानी उपलब्ध होता है। अभी जो सबसे बड़ा संकट है कि ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, इन उद्योगों के लिए जो पानी की आपूर्ति है इन जलाशयों से की जा रही है। इन जलाशयों का एकमात्र उद्देश्य था कृषि के लिए जल आपूर्ति और निस्तार के लिए। बंगोली की अभी साथी ने बात कही, बंगोली जलाशय की। आप देखेंगे कि बंगोली जलाशय में जब उसके कैचमेंट में अल्ट्राटेक माइनिंग आने वाली थी, उस समय किसानों ने एक बड़ा संघर्ष करके उस टैंक को बचाया था। पिछले 42 सालों का अध्ययन एक डेटा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया था, जिसके अनुसार बंगोली टैंक की जो कैपेसिटी है वो 10.74 मिलियन क्यूबिक मीटर है। पिछले 42 सालों में जो औसत वार्षिक वर्षा में कमी आई है, उसके चलते उसकी जल भराव की जो क्षमता है वो लगभग 35% घट के 7 मिलियन क्यूबिक मीटर हो चुकी है। तो जिन जलाशयों में पहले ही पानी की कमी है, वहां पर आप उद्योगों को पानी नहीं दे सकते। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। इन तमाम जलाशयों के मध्य एक जलाशय जिसकी जानकारी मुझे भी मिली है, पेंड्रा 1 जलाशय जिसे कहा जा रहा है, और उसमें ही ये कंपनी मुझे जहाँ तक से जानकारी है कि डिपेंडेंट रहेगी। तो मूल रूप से ग्रामीणों का जो बसाहट है, ग्रामीणों का जो एरिया है, ऐसे में ग्रामवासी उसी जलाशय पे डिपेंडेंट है और उसका अगर दोहन कहीं ना कहीं किया जाएगा कंपनी द्वारा तो काफी बड़ी समस्या में मुश्किलों का सामना जो है ग्रामवासी को करना भी पड़ सकता है। जी निश्चित तौर पे ये बात आपने बहुत सही कही कि पेंड्रावन जलाशय, जो कि मैं आपको बता दूं, पेंड्रावन जलाशय के लिए किसानों ने बहुत अधिक संघर्ष किया। अल्ट्राटेक एक कंपनी आने वाली थी, वहाँ पर कैचमेंट एरिया में आखिरी में इसका भराव का क्षेत्र पूरी तरह खत्म होने वाला था, किंतु आसपास के 25 से 30 गांव के किसान जब एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया कि किस तरह पेंड्रावन जलाशय को बचाया जाए। उस जलाशय को बचाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। वहीं पेंड्रावन जलाशय का कैचमेंट एरिया से लगा हुआ नगर पंचायत खौरा है। मैं आपको आज बता दूं कि नगर पंचायत खौरा को पूरा पानी जो है वहाँ पर भूमिगत जल के माध्यम से खौरा को पानी जाता है और खौरा के लोगों की प्यास बुझती है। यदि अगर आप ये स्थिति करें कि खौरा की जनसंख्या आज के डेट में 10 से 15,000 है, वहाँ पर लगातार पानी की सप्लाई भूमिगत जल स्रोत से हो रही है, किंतु उसका वाटर रिचार्ज जो होता है वह पेंड्रावन जलाशय के नाम से ही होता है। आज खौरा पानी की तकलीफ में नहीं है। यदि अगर पेंड्रावन जलाशय के पानी का उपयोग यदि अगर उद्योगों को दे दिया जाए, इस तरह के ये पावर प्लांट खुल रहे हैं, वो अन्य भी कंपनियां खुलेंगी, यदि अगर उनको दिया जाए तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का आखिर हाल क्या होगा, वहाँ की निस्तारी कैसे होगी, वहाँ के खेती किसानी कैसे होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के जेहन में सामने आ चुकी है। इसलिए इसमें जिस तरह 12 गांव के लोगों ने अभी आपत्ति दर्ज कराई है, कहीं फिर से पेंड्रावन बचाओ जल संघर्ष समिति फिर से अगर उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको पूरी तरह आम जनता से, लोगों से, गांव के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से गुमराह कर इसकी जन सुनवाई की गई है, क्योंकि बीच में ही जो जन सुनवाई करने वाले अधिकारी थे वे उठकर मंच से चले गए और जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा कर दी। उसके बाद वहां पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, किंतु पुलिस वालों के प्रशासनिक व्यवस्था के चलते हुए उनके कहने से उन्होंने शांति बनाई। तो मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कि ये
पेंड्रावन जलाशय है। जब अल्ट्राटेक से संघर्ष कर अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ लोग गए और लोगों ने संघर्ष किया और उसे बचाया, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या लोगों की खेती किसानी ना हो? क्या लोगों की फसलें ना हो? आखिर क्यों ऐसे उद्योगों को वहाँ पर परमिशन दिया जाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल, ऐसे उद्योगों को परमिशन देने को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का हमने जिक्र किया, जलाशय के जिस प्रकार से ग्रामीणों के निर्भर होने की बात हमने कही, किसानों की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले ही चर्चा हो चुकी है, आलोक जी ने हमसे साझा भी की कि डबल फसलीय वो क्षेत्र है। ऐसे में जो स्थानीय किसान है उन्हें काफी बड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। आलोक जी, ऐसे में ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर सीधे तौर पर कहा जाए अगर प्लांट की स्थापना ना हो तो ज्यादा बेहतर उनके लिए? देखिए, किसी भी उद्योग की स्थापना किसी भी गांव के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, उस गांव के एरिया में, वो अंततः उनकी गांव वालों की सहमति असहमति पर निर्भर करता है। बिल्कुल। यदि उस गांव के किसान, उस गांव की ग्राम सभा विरोध में है, तो निश्चित तौर पर उनके उस विरोध का सम्मान होना चाहिए और वहां पे प्लांटों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। कल जो जनसुनवाई में जिस तरीके से विरोध हुआ है, आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर हम मौजूद थे। लगभग 95% लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उस परियोजना का विरोध किया है। तो सरकार को ये भी समझना पड़ेगा, शासन प्रशासन को, कि लोगों की आवाज को दबा के आप उद्योग संचालित नहीं कर सकते। उससे कहीं ना कहीं एक आक्रोश बढ़ता है और वो कल एक आक्रोश जनसुनवाई के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से नजर आया। दूसरा एक बड़ा सवाल इसमें ये भी देखना चाहिए कि प्रशासन को इसको भी सुनिश्चित करवाना चाहिए कि जो उद्योग की स्थापना के लिए जो एनओसी की प्रक्रिया है, अक्सर ये देखा गया है, कल भी ये बात गांव के लोग उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उद्योग के दबाव में या थोड़े से लालच में जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच, ये लोग मिलके जो है वो एनओसी दे देते हैं और उसकी जानकारी गांव वालों को नहीं होती। नियमता ये होनी चाहिए कि यदि किसी भी गांव के क्षेत्र में कोई उद्योग की स्थापना होनी है तो वहाँ पे उस गांव की आम सभा होनी चाहिए और आम सभा में चर्चा होने के बाद, आम सभा में सहमति के बाद निर्णय होना चाहिए कि देना है कि नहीं देना, क्योंकि जो पंचायत की बॉडी है वो ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन बिना गांव को संज्ञान में लिए, बिना उनसे परामर्श लिए, बिना उनकी सहमति के जो पंचायतों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा ये किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं भूमिका प्रशासन की है, क्योंकि उद्योग और प्रशासन मिलकर सरपंचों पर दबाव डालता है और एनओसी लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक उदाहरण है, कल भी वहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से गांव का आक्रोश था। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी एनओसी बिना ग्राम सभा की सहमति, उसमें चर्चा और उसके प्रस्ताव के आधार पे नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो बहुत हद तक कम होगी। बिल्कुल, तो प्रशासनिक व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और आप दोनों से ही एक विषय पे तो मैं जानकारी और भी लेना चाहूंगी। सहमत भी होंगे आप लोग इस बात से कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी संयंत्र की स्थापना होती है, हम मूलतः उस विषय को रोजगार से भी जोड़ते हैं। ग्रामवासी है, ग्रामीण लोग जो है वो शहरी इलाकों में रोजगार के लिए आते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर जागती है कि ग्रामवासियों को खासतौर पर रोजगार के क्षेत्र में काफी उन्नति मिलेगी। क्या इसे भी उससे जोड़ करके देखा जा सकता है? आलोक जी, पहले आपसे। निश्चित तौर पे देखिए, रोजगार, यदि कोई भी उद्योग आएगा तो कुछ रोजगार मिलेंगे, लेकिन सवाल है कि वो रोजगार किस तरीके के हैं। देखिए, मैं लगातार बहुत सारे क्षेत्रों में घूमा, उसके बगल में ही एक उद्योग लगा है किलना गांव में, और भी कई गांव हैं। वहाँ जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो आए थे मिलने के लिए, मैं गांव में मीटिंग में किया। आप देखेंगे कि उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। एक दूसरा जो सवाल है कि स्थानीय लोगों को कितना नौकरी। कल भी ये जो लोगों की बार बार बात आ रही थी कि जब हमारी जमीन जा रही है, हमारे जल स्रोतों से पानी जा रहा है, प्रदूषण की समस्या भी हम झेल रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं? आप देखेंगे कि लगभग सभी उद्योगों की स्थिति है कि स्थानीय लोगों को बहुत ही कम, अधिकतर जो है वो बहुत ही अकुशल या थोड़ा बहुत
तकनीकी आधारित रोजगार दिए जाते हैं, जी। लेकिन जो बड़ा प्रबंधन से लेके और तमाम जो बड़े कार्य हैं, जो ज्यादा जिनमें सैलरी है, वो अधिकतर आप देखेंगे कि बाहर से लोगों को नौकरी पे रखा जाता है। और ये भी एक अपने आप में बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि उस इलाके में जो पहले से मौजूद इंडस्ट्री हैं, वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं दे पाए हैं। यदि रोजगार दिया होता, सही उनको सैलरी होती, एक सम्मानजनक रोजगार होता, तो मुझे लगता है कि शायद ये आक्रोश कम होता। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग तो छत्तीसगढ़ में बहुत स्थापित हो रहे हैं, लेकिन उस उद्योगों से स्थानीय लोगों को कितना लाभ है, ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बिल्कुल नीलेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। आप स्थानीय क्षेत्र से ही हैं, खरोरा क्षेत्र और खरोरा के लोगों से भी आप वाकिफ हैं काफी कुछ, और ऐसे में जब ये विरोध हो रहा है तो क्या रोजगार को लेकर के कहीं न कहीं आपको भी स्वर देखने को वहाँ पे मिले थे? क्या रोजगार को लेकर के भी ये विरोध वहाँ पे उत्पन्न हुआ था? मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि गांव वालों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ जन सुनाई की कोई बात रखी गई है या कोई कंपनी आ रही गौरी गणेश इस्पात आयरन संयंत्र स्थापित हो रहा है। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई और जब वे पहुंचे तो के होने वाले प्रदूषण से ही गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि देखिए वहाँ की 80% से 90% आबादी जो कि कृषि पे आधारित है, लोग कृषि करते हैं। जब उससे उड़ने वाले डस्ट और धुएं, क्योंकि उससे वजह लगा हुआ बाजू में सिलतरा है, लोग वहाँ की स्थिति से वाकिफ है, तो लोगों के मन में यह भावनाएं आने लग गई कि आखिर आगे जाकर हम क्या करेंगे जब हमारी खेती ही किसानी नहीं रही। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे कि प्रबंधन ने उसमें एक चीज बहुत बड़ी बात कही है कि 400 से 500 ट्रकें वहाँ पर रोज कोयला सड़क परिवहन से लाया जाएगा, और जो कोयला बनेगा या डोला चार को जो लाया जाएगा उसे परिवहन के माध्यम से पुनः ले जाया जाएगा। तो इससे होने वाली दुर्घटनाएं, इससे फैलने वाला प्रदूषण, लोग रोजगार के लिए नहीं, लोग वहाँ पर चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर, वहाँ पर के धुएं डस्ट को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर। मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित जो स्कूल है उसके बच्चों के लिए एक स्कूली छात्रा, जो कि जबकि कोई बच्ची किसी जन सुनवाई में नहीं जाती, उस स्कूली छात्रा ने अपनी बुलंद आवाज से इस जन सुनवाई का विरोध किया। रही बात स्थानीय रोजगारों की, तो ये कंपनियां तो स्थापित करते हैं, इनमें वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अकुशल और कुशल मजदूरों में भी इन्हें नहीं रखा जाता। ठेका पद्धति अपनाकर बाहर से मजदूर लाए जाते हैं, बाहर से लोगों से काम कराया जाता है। केवल वादे फैक्ट्री स्थापित करने तक के लिए होते हैं, नहीं तो आज छत्तीसगढ़ में यह स्फोटक स्थिति नहीं होती। चाहे आप सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए, चाहे उर्ला औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए, चाहे अभी इन्होंने नया इंडस्ट्रियल एरिया बरतौरी क्षेत्र जो कि तिल्दा से लगा हुआ है उसे घोषित किया है, वहाँ देख लीजिए अधिकतर जगहों में आपको बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं वो कार्य करते मिलेंगे। स्थानीय लोगों को इनके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की किसी प्रकार की चिंता व्यक्त नहीं की जाती, और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इनके साथ अपनी मिलीभगत कर लेते हैं। और जो युवा, जो शिक्षित बच्चे हैं, जो आज सरकार द्वारा लगातार इनको हर चीज में टेक्निकल तौर पे इन्हें तैयार किया जा रहा है, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे हार्डवेयर का क्षेत्र हो, हर चीज में इन्हें तैयार किया जा रहा है, किंतु इन प्रबंधकों के द्वारा इनको नौकरी नहीं दी जाती। बिल्कुल, समस्या जरूर उत्पन्न होती है, विभिन्न समस्याओं का हमने जिक्र जरूर किया है, और यहाँ पे एक बात जो नीलेश जी ने भी वर्तमान में उठाई है वो है स्कूली शिक्षा को लेकर के। पास में ही लगभग 100 मीटर का दायरा आपने बताया है, इस क्षेत्र में स्कूल भी है और स्कूल के छात्र छात्राएं भी जिस जन सुनवाई की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं उस जन सुनवाई में स्कूल के छात्र छात्रा भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में आलोक जी, लगातार हम चर्चा जरूर कर रहे हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के, पढ़ाई भी कहीं न कहीं बाधित होगी, स्कूल उस क्षेत्र में है, स्कूल का संचालन भी ठप हो सकता है, ये आशंका जरूर जताई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये निश्चित चिंता का विषय है कि जो स्कूल की दूरी और प्रस्तावित उद्योग की दूरी लगभग ही बहुत ही आमने सामने ही है, बहुत ही कम दूरी पर है। और जब कोई भी इंडस्ट्री आएगी, जैसे कि श्रीकांत भाई ने कहा कि कंपनी ने अपने EIA रिपोर्ट में ये कहा है कि लगभग 500 के आसपास ट्रक्स जो हैं वो आना जाना करेंगे। जब इतने ट्रक्स आएंगे तो निश्चित तौर पे यातायात का दबाव बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण की स्थिति वहाँ गंभीर होगी, और जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो एयर डस्ट के कारण, जो कार्बन डस्ट के कारण जो पॉल्यूशन की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कोई स्कूल बहुत अच्छे तरीके से शांत वातावरण में संचालित हो, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि जो स्कूल हैं वो एक शांत और स्वच्छ वातावरण में होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं
हैं उनको प्रदूषण से बचाए रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे किसी तरीके की आवाजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई में अपनी एक बाधाएं हैं। लेकिन शायद इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया और आप देखेंगे कि बिल्कुल आमने सामने, और यही एक कारण था कि स्कूल की छात्राओं ने भी आके इस बात को कहा और उन्होंने विरोध दर्ज किया है। मुझे लगता है कि जो स्थल का चयन किया गया है वो बहुत सही नहीं है। ऐसी जगह पे ऐसे उद्योगों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नीलेश जी, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वहाँ पर से लगा हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा, जो कि मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और वहीं पर से लगा हुआ उद्यानिकी विभाग का और वन विभाग के वृक्षारोपण किए भी गए, जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर रहता है। और वहीं से लगा हुआ एक खपड़ी मढ़ी मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही लोगों की आस्था का प्रतीक है जी। ये ऐसी स्थिति में, जैसा कि मोहरेंगा नेचर सफारी वहाँ पर स्थित है और मोहरेंगा नेचर सफारी की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है जी। ऐसी स्थिति में मैं शुक्ला जी से जानना चाहूंगा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जंगली जानवरों को और पर्यावरण पर क्या उसका प्रभाव रहेगा जी। देखिए, जो मोहरेंगा जंगल सफारी नेचर सफारी बनाई है वो बेसिकली बर्ड सफारी है, जिसमें पक्षियों के लिए वो सफारी बनाई गई है। स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि पक्षियों के लिए यदि आप कोई सफारी कह रहे हैं तो उसके आसपास आपको प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब आप यदि आसपास एक बड़े प्लांट स्थापित करेंगे, स्पंज आइलैंड जैसे प्लांट, और वहां पे आप सोचेंगे कि बर्ड नेचर सफारी हम बनाएंगे तो वो संभव नहीं है। उसके एक दुष्प्रभाव, दूरगामी परिणाम स्वाभाविक तौर पर उस जगह पर पड़ेंगे। बिल्कुल नीलेश जी, एक विषय जो कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये बातें भी सामने आ रही है भूमिका को लेकर के, चाहे हम अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की बात यहाँ पे करें, स्थान के चयन को लेकर के हो, जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण है उनके भूमिका की भी बात करें। आपसे ही पहले मैं नीलेश जी समझना भी चाहूंगी किस प्रकार की भूमिका उनकी रही थी संयंत्र स्थापित करने को लेकर के, स्थान के चयन को लेकर के। इसके अलावा ग्रामीणों को एक संचार का माध्यम, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि ही उन्हें तमाम विषयों की जानकारी देगा, तो क्या वो संचार का माध्यम वहाँ पे बेहतर था? क्या वो तमाम व्यवस्थाएं जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका के माध्यम से रखी गई थी बेहतर ढंग से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जनप्रतिनिधियों पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। वहाँ के गांव के सरपंच को लेकर लगातार ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और उसके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। यहाँ तक कुछ पैसों के लेन देन की भी बातें सामने आई हैं, जो कि लोगों की मुंह से स्पष्ट रूप से देखने को आ रही थी, जो कि जन सुनवाई में आक्रोशित थे। आपको एक चीज बता दूं कि जन सुनवाई में आई हुई महिलाएं, जो कि चाहे मितानिन हो, चाहे गाँव की गृहिणी हो, चाहे खेती किसानी में काम करने वाली महिलाओं हो, उन महिलाओं ने भी मुखर होकर सामने जन सुनवाई में उसका विरोध किया है खड़े होकर। और रही बात प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक अधिकारियों पे सवाल और प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि जन सुनवाई को आखिर पूरे समय तक क्यों नहीं चलने दिया गया। 2 बजे अचानक रायपुर एडीएम गोपाल वर्मा, जो कि उन्होंने जन सुनवाई के समाप्ति की घोषणा कर दी और वे उठकर चलते बने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बहुत संयम पूर्वक वहां पर उपस्थित भीड़ को शांत कराया और उन्हें घर की ओर भेजा। तो जन सुनवाई आखिर पूरे समय तक क्यों नहीं करी गई? ये प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब आपके द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई है, आपको कहा गया है कि आप जनता की आवाज को सुने कि आखिर वो चाहते क्या है, कि यहाँ उद्योग स्थापित हो कि ना हो, तो उनको पूरा बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यह अपने आप में एक सवाल तो उत्पन्न होता ही है। और मैंने एक चीज वहाँ पर और भी देखी कि लगातार इस तरह ग्रामीणों का विरोध मैंने पहली बार देखा है, जहाँ पर महिलाएं बुलंद आवाज से खड़े होकर जिस तरह इसका विरोध कर रही थी। तो आने वाले समय में वहाँ गांव की स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। बिल्कुल, स्थिति काफी विस्फोटक हो सकती है। आलोक जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आपने तमाम क्षेत्रों का जिक्र किया, आप विभिन्न जन सुनवाई में गए भी हैं और इस जन सुनवाई में भी आप शामिल थे, लेकिन जो एक भूमिका होती है प्रशासनिक भूमिका जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, क्योंकि मैंने पहले ही इसका जिक्र किया, और जनता डिपेंडेंट रहती है जनप्रतिनिधि पर, क्योंकि उन्होंने उन्हें चुना है। ऐसे में यदि उनकी ही ओर से अव्यवस्था का आलम हो तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, जिसको कल मैंने अपने
फेसबुक पे भी लिखा, सोशल मीडिया में, जन सुनवाइयों को लेकर जी। कि छत्तीसगढ़ में जन सुनवाइयों को एक मजाक बना दिया गया है। और ये आज से नहीं है, ये पिछले लगभग 2006 EIA नोटिफिकेशन 2006 के बाद से ही ये स्थिति बनी हुई है। दरअसल जब EIA नोटिफिकेशन आया, उसका मूल उद्देश्य ये था कि कोई भी परियोजना स्थापित होने वाली है, उस परियोजना से पड़ने वाले संभावित पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का एक वैज्ञानिक आकलन हो, अध्ययन हो। उस आकलन के आधार पे एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो रिपोर्ट बनती है, उस पर एक जो प्रभावित लोग हैं, हितबद्ध लोग हैं, हितबद्ध का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ सीधे रूप से प्रभावित हैं या प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से प्रभावित होने वाले लोग हैं, क्योंकि इस पर कोई भी अपनी राय रख सकता है, वो उन लोगों से एक राय जाहिर करना, राय जाहिर करने का बहुत साफ EIA नोटिफिकेशन के अंदर प्रक्रिया है कि एक खुली पारदर्शी तरीके से भयमुक्त वातावरण में लोगों की राय को जाहिर सुनना। सवाल ये है कि जब आप जनसुनवाई करते हैं, इसका ये कोई ग्राम सभा नहीं है, संख्या बल का मतलब नहीं है कि 100 में 50 ने विरोध किया या 60 ने विरोध किया या कितने लोगों ने समर्थन किया। किसी भी जनसुनवाई में परियोजना की स्वीकृति जनसुनवाई में विरोध की संख्या से कोई लेना देना नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि उस जनसुनवाई में लोगों ने किन बिंदुओं को उठाया है, पर्यावरण से संबंधित किन सवालों को उठाया है, और उन सवालों के बाद जो परियोजना प्रस्तावक है, परियोजना प्रस्तावक अपने उन सवालों का जवाब देते हुए एक फाइनल EIA रिपोर्ट, यदि A कैटेगरी है तो MOF में, यदि B कैटेगरी है तो रीजनल ऑफिस और या फिर यहाँ स्टेट का, तो जब ये भेजेंगे और उसके बाद फिर वो कमेटी, EAC कमेटी तय करेगी कि परियोजना को स्वीकृति देना है कि नहीं देना। इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जो जिला प्रशासन है, जो इस जनसुनवाई को करवाता है, या छत्तीसगढ़ पॉल्यूशन संरक्षण मंडल जिसकी भूमिका है और इसको आयोजित करता है जिला प्रशासन, इनकी जो भूमिका है वो बहुत साफ तौर पे कानून के अनुसार होनी चाहिए। उनकी भूमिका EIA नोटिफिकेशन के साथ होनी चाहिए कि समयबद्ध लोगों को जानकारी हो, EIA रिपोर्ट जो है वो लोगों को उपलब्ध हो, स्थानीय भाषा में हो, और उस EIA रिपोर्ट के आधार पे लोग अपनी राय को रखें और उस राय के आधार पे सारी प्रोसीडिंग को वो बना के भेज दें। क्योंकि स्वीकृति ना तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना है, ना जिला प्रशासन को देना है। लेकिन दुखद रूप से जो दिक्कत ये हो गया है कि जो परियोजना प्रस्तावक है, जो कंपनियां हैं, इन्होंने जनसुनवाइयों को एक अनिवार्य सहमति हासिल करने का जरिया बना लिया है। वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि उनको विरोध हो, और वो चाहे वो धन बल का लगा के किसी भी तरीके से लोगों की सहमति हासिल करना चाहते हैं, और उस सहमति हासिल करने की प्रक्रिया में उसमें भागीदारी निभाता है छत्तीसगढ़ मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन के लोग। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी जनसुनवाइयां वो निष्पक्ष नहीं हो पाती। कल की जनसुनवाई का भी यही हस हुआ, जब पंडाल के अंदर वहां लोग मौजूद थे। EIA नोटिफिकेशन बहुत साफ ये कहता है कि जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कार्यालयीन समय में लोग अपनी बात रखेंगे, लिखित रूप से या मौखिक रूप से। लोग कह रहे हैं कि मुझे बोलना है, मुझे अपनी बात रखना है, लेकिन अचानक बिना कुछ आपने कारण स्पष्टीकरण दिए, आपने जनसूचना को स्थगित कर दिया, तो वह साफ है कि आप लोगों की राय को जानना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं कि जनसुनवाइयों को आपने एक मजाक बना के रख दिया है। निश्चित तौर पर भूमिका जो है वो चाहे जन प्रतिनिधि की हो या फिर अधिकारियों की, स्पष्ट जरूर होनी चाहिए। नीलेश जी, अंतिम चरण में है हम, और ऐसे में एक सुझाव जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप उस क्षेत्र से हैं, मैं आलोक जी से भी सुझाव लूंगी, लेकिन उससे पहले आप उस क्षेत्र से हैं, और ऐसे में स्थानीय लोग के फायदे के अनुसार, उनकी सहजता के अनुसार ऐसी क्या व्यवस्था उस क्षेत्र में वर्तमान में की जानी चाहिए कि संयंत्र की स्थापना हो, इसका भी सॉल्यूशन हो सके, जो ग्राम वासियों की समस्या है इसका भी निराकरण हो सके, तो व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, यह ग्रामीण आधारित क्षेत्र है, लोगों का सामान्य जनजीवन है, लोग खेती किसानी पर आधारित है। मैं सरकार से यही चाहूंगा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो एक छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्य जगह स्थानांतरित कर स्थापित किए जाए, और यहाँ ऐसे रोजगार मूलक
संयंत्र स्थापित किया जाए जो प्रदूषण से मुक्त हो, जिनमें पानी की समस्याएं ना हो, जो स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके, जिससे कि स्थानीय युवा आगे बढ़ सके, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, स्थानीय लोगों का विकास हो सके। ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए जो पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोगों की जीवन शैली बहुत अच्छी रहे। उद्योग स्थापित हो जाएंगे लेकिन लोगों का स्वास्थ्य वापस नहीं आ पाएगा। ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों को ऐसी अन्यत्र जगह स्थापित किया जाए जहाँ पर बसावट नहीं हो, जहाँ पर पेयजल की समस्या, लोगों की निस्तारी जैसे जलाशयों को बर्बाद करके उन्हें नष्ट करके ना किया जा सके, ऐसी जगहों पर इन संयंत्रों की स्थापना हो। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि मढ़ी जैसे क्षेत्र हमारे आते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, पुराने जंगल भी हैं, और पेंड्रावन जलाशय से जैसे पानी लेने की इनकी बात, उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो खेती किसानी से प्रभावित करने वाले जो उद्योग खेती किसानी को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा सुझाव यहाँ पे नीलेश जी की ओर से स्थानीय रूप से। और इसके अलावा आलोक जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे एक सुझाव जो कि नीलेश जी की ओर से भी आया कि अन्यंत्र स्थापित करना चाहिए संयंत्र को, जिस प्रकार से विरोध के स्वर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बेसिकली खनिज आधारित राज्य है और यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि जो पूरा औद्योगिकरण है वो खनिज आधारित है और इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने है। आज छत्तीसगढ़ के अधिकतर जो जिले हैं, चाहे आप दुर्ग से शुरू करके रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, ये गंभीर औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रहे ये जिले हैं। और इस स्थिति में आप और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे तो ये स्थिति भयावह हो जाएगी। सिलसिला और उरला के प्रदूषण से पूरा रायपुर शहर त्रस्त है। अब यदि आप बगल में और उद्योगों की स्थापना करेंगे तो निश्चित तौर पे स्थानीय स्तर पे तो वहाँ पे उसके दुष्परिणाम होंगे, रायपुर शहर को भी उसको प्रभाव को झेलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि खनिज आधारित उद्योगों को हम कितना लगाएंगे। क्या स्पंज आयलैंड इंडस्ट्री आप लगाएंगे, कितना लगाएंगे, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब 2005-7 में स्पंजालन को लेकर एक व्यापक किसानों के संघर्ष और पर्यावरण के बचाने को लेकर इसके प्रदूषण के खिलाफ किसान संघर्ष में थे, कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, तब पिछली सरकार ने इसको मजबूरी में डाला, मजबूरी में, क्योंकि 250 से 300 MOU किए गए थे और इसको एक संतृप्त सूची में डाला। अभी वापस इसको प्रोत्साहित करने की बात हो रही। तो मुझे लगता है कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए कि खनिज आधारित प्रदूषणकारी उद्योगों की जगह खेती आधारित उद्योगों को हम कैसे ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं ताकि औद्योगिकरण भी हो, प्रदूषण भी बचे और लोगों को रोजगार भी मिले। और अंतिम जो सवाल ये है कि अंततः लोगों की सहमति और असहमति सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ पे लोग विरोध में हैं, उनकी असहमति का सम्मान होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। बिल्कुल, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ही संयंत्रों का स्थापना जो है होनी चाहिए, चाहे ग्रामीण सेक्टरों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की हम बात करें। और खास तौर पर एक बड़ा सुझाव जो कि ये मिला भी हमारे दोनों ही जो वक्ता थे हमारे साथ मौजूद, उनके द्वारा जो सबसे बड़ा सुझाव यही था, यदि उस क्षेत्र में जो ग्रामवासी है उनकी अगर असहमति बन रही है तो उस असहमति को जरूर, चाहे प्रशासनिक अमला हो या जनप्रतिनिधि अमला हो, दोनों ही ओर से खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता वर्तमान में जरूर नजर आ रही है। आज इस खास परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे और अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़